ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे। सो गाइज, ये है क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की और आज आप पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें कि आप पढ़ेंगे भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना यानी मौर्य काल के बारे में। ठीक है गाइज, इससे पहले की वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया है सामाजिक अध्ययन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है ये जानना कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, कितने टॉपिक्स है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अहमियत रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने नंबर का आपका पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ सिलेबस में डिस्कस की है, तो वो वीडियो इससे पहले देखना। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपकी क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना और मौर्य काल के बारे में। ओके गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि आज की क्लास में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और गाइज, अगर आप चाहते हैं तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम पर जाकर के आपको सर्च करना है ऑनलाइन शिक्षण और ये लोगो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो वही आपको ज्वाइन कर लेना है। एवरी सैटरडे या संडे मैं आपको सारी पिछली क्लासेस की पीडीएफ दे देती हूँ। ओके, तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब विषय वस्तु देखते हैं, यानी कंटेंट्स देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। पहला, मौर्य काल। सबसे पहले यही जानेंगे कि मौर्य काल की शुरुआत आखिर कैसे होती है, किसके द्वारा मौर्य काल की स्थापना शुरू होती है या फिर किसके द्वारा मौर्य काल की शुरुआत की गई, और फिर उसके बाद में उसके कौन कौन से ऐसे महान योद्धा हुए मौर्य काल के समय में, और किसने इसकी जो है और कौन जो है इसके संस्थापक थे। इन सभी के बारे में हम सबसे पहले मौर्य काल के अंतर्गत जान लेंगे। उसके बाद बात करेंगे मौर्य काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, यानी किस तरह की नीतियां अपनाई जाती थी मौर्य काल के अंतर्गत, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था उस समय में, और मौर्य काल में आर्थिक जीवन की क्या व्यवस्था थी उसके बारे में जानेंगे। मौर्य काल का धार्मिक जीवन कैसा था, इन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और मौर्य काल में भाषा, साहित्य एवं कला किस तरह से महत्वपूर्ण थी और किस तरह से उनका प्रयोग किया गया उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य काल से। मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले प्राचीन भारत का एक राजवंश था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो बनाई गई पाटलिपुत्र। क्लियर हुआ आपको? 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वहां की राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र। ओके, फिर भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का एक नए युग का क्रमबद्ध प्रारंभ करता है। यानी जब मौर्य साम्राज्य भारत में शुरू होता है, इसकी स्थापना होती है, तो एक नया दौर शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि पहले भारत छोटे छोटे असंख्य हिस्सों में विभाजित था, लेकिन जैसे ही मौर्य वंश की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य ने राज करना शुरू किया तो पूरे भारत को एक साथ समेट दिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उदय के पूर्व भारत असंख्य छोटे छोटे हिस्सों में, राज्यों में विभक्त था, लेकिन मौर्य ने एक केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की जो कि आज भी समय के अनुकूल परिवर्तन के साथ साथ विद्यमान है। यानी आज भी सभी में एक अनेकता में एकता वाली बात है, तो वो उसी टाइम से चली आ रही है। और पहले बिल्कुल अलग थे, किसी राज्य का दूसरे राज्य के साथ कोई तालमेल नहीं था, ना ही कोई आवाजाही थी। तो इन्होंने क्या किया, पूरे एक साम्राज्य को, भारत को के एक बड़े हिस्से को क्या हुआ, केंद्रीकरण किया उसका। ठीक है, एक साथ समेट के रखा। इस वंश के प्रमुख शासकों में
कुछ प्रमुख शासकों में निम्नलिखित है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार और अशोक, इनके नाम उल्लेखनीय है। यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उस समय के राजा रहे। ओके गाइज, आप नीचे मैप में देख सकते हैं, जो रेड वाला पोर्शन है ये सब है मौर्य काल के समय पे इन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य जितने अलग अलग थे उन सबको एक जगह समेटा और उसमें मौर्य जो साम्राज्य है उसने राज किया। ओके, अब जानते हैं मौर्य काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। समाज साधारण रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलेगा और वही आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। क्या बताया मैंने कि मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी और उन्होंने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे वे 4 वर्ग? पहला था ब्राह्मण, उसके बाद आते थे क्षत्रिय और वैश्य और आखिर में शूद्र। यानी इनके कामों के अकॉर्डिंग इनके क्या किया, इनके जो है वर्णों को विभाजित कर दिया और सबसे उच्च स्थान दिया गया था ब्राह्मण को। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई थी। यानी जो पहले तो ये वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसे जाति ही बना दिया गया कि ये ब्राह्मण जाति, ये क्षत्रिय, ये शूद्र और ये वैश्य। ठीक है, स्त्रियों का स्थान समाज में उच्च था। मौर्य समाज के समय पर क्या था, स्त्रियों का स्थान उच्च था, उन्हें बहुत पूजा जाता था, मान्यता थी उनकी। और इसके अलावा शिकार, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे मौर्य काल के समय में। उसके बाद बात करते हैं कि आर्थिक जीवन किस प्रकार से था मौर्य काल के समय में। तो जनता की आजीविका का मुख्य स्रोत था खेती। यानी वे खेती करते थे और अनाज उगाते थे, उसी से ही उनका पालन पोषण सब कुछ होता था। विभिन्न प्रकार के अनाज पैदा किए जाते थे और रेशमी, सूती तथा ऊनी वस्त्रों का व्यापार इस समय पर किया जाता था। और हाथी के दांत के जो है आभूषण बनाकर पहने जाते थे इस समय में। और बहुत सारे सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के मौर्यकालीन साम्राज्य के समय से प्राप्त होते हैं। ओके, अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। यानी मौर्यकालीन समय में धार्मिक जीवन किस तरह से था। तो मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था, जैसे हमने अभी बात की। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ शैव, वैष्णव तथा पौराणिक धर्म का भी प्रचलन हो गया था। इस समय वृक्ष तथा नाग की पूजा की जाती थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया था। यानी जब अशोक का शासन हुआ तो उसने बहुत अधिक महत्व दिया मौर्य काल को और बौद्ध धर्म को जो है बहुत अधिक फैलाया उसने। ठीक है, जैन धर्म को भी प्रोत्साहन मिला था इसी समय में। और इस काल में एक नवीन संप्रदाय का भी जन्म हुआ था जिसे आजीवक संप्रदाय कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय कैसा था। ठीक है, उसमें आप क्या बताएंगे कि आजीवक संप्रदाय में नग्न सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करते थे लोग। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं मौर्य काल में भाषा, साहित्य एवं कला किस तरह से स्थापित थी। तो मौर्य काल में ब्राह्मी तथा ख्रोष्टी 2 प्रकार की लिपियों का प्रचलन था, ब्राह्मी और दूसरा ख्रोष्टी। ब्राह्मी राष्ट्रीय लिपि थी और ख्रोष्टी का प्रचलन पश्चिमोत्तर प्रांत में था। क्या आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप जानते हैं। इन्हीं दोनों में से एक है, ये आपके लिए हिंट मैंने दे दिया है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में पाली राजभाषा घोषित थी। यानी अशोक ने अपने साम्राज्य में पाली भाषा को राजभाषा घोषित किया। इस काल में सूत्र ग्रंथों की भी रचना हुई। इस काल में और क्या प्रमुख रचनाएं शामिल थी, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि बहुत फेमस है, और मेगास्थनीज की इंडिका। आप जानते हैं मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत में आया था? अगर नहीं जानते, हम धीरे धीरे आगे इसके बारे में अभी बात करते हैं। ओके, मौर्य कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक भवनों का निर्माण कराया। इन भवनों में विशाल कमरे थे और जो इनकी गुंबद थी उस पर सोने का या चांदी का लेप लगा होता था। अशोक के समय में कला का अधिक विकास हुआ। धार्मिक भवन से प्रेरित होकर अशोक ने
धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था और अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख, गुहा लेख तथा स्तंभ लेख मौर्य काल के उत्कृष्ट नमूने हैं जो कि इसके द्वारा निर्मित कराए गए थे अशोक के द्वारा। ये बहुत शौकीन थे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, यानी कला के ये बहुत अधिक शौकीन थे। तो इन सभी का निर्माण कराया था अशोक के समय पर। ठीक है, बात करते हैं जो एक बहुत ही महान योद्धा हुए हैं और सर्वप्रथम यानी मौर्य काल की जिन्होंने स्थापना की है, संस्थापक है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, आप इनके ऊपर काफ़ी सारे सीरियल्स भी बनाए गए हैं क्योंकि बहुत महान योद्धा थे। देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया, क्या क्या कुछ खास बातें हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व। याद है आपको, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। जैसे कि हमने बात की कि इनके समय से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, लेकिन जैसे ही इन्होंने शासन करना शुरू किया, इनका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो इन्होंने पूरे भारत को एक साथ समेट कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका साम्राज्य पश्चिम के मतलब चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम के हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो वहां से स्रोत मिलता है इनके बारे में जानने का। और मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में भी इनका वर्णन किया गया है। ये दोनों बहुत जरूरी है देखना। हमने अभी बात की, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और मेगास्थनीज ने इंडिका। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको ये नोट करने चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या क्या थी, यानी कौन कौन से इन्होंने युद्ध लड़े, किन किन युद्ध में इनकी विजय प्राप्त हुई इन्हें। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य एक विशाल तथा संगठित केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। यानी इन्होंने रणनीति बनाई थी कि पूरे भारत को एक साथ समेटे और अपना साम्राज्य हर जगह स्थापित करे। तो इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत अधिक क्षेत्रों में इन्होंने राज्यों पर विजय प्राप्त की। जैसे इन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर मगध राज्य के साथ इनका युद्ध हुआ, उसे अपने साथ मिलाया। फिर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और सबसे आखिर में इन्होंने सेल्यूकस के साथ संघर्ष किया। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इनकी लड़ाई किसके साथ होती है? सेल्यूकस के जो सेनापति होते हैं सिकंदर, उनके साथ में। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सारे समझौते हुए थे इनके बीच में, तो इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध नहीं, सेल्यूकस को विफलता का सामना करना पड़ा। यानी सेल्यूकस की इस आक्रमण करने के बाद हार हुई और चंद्रगुप्त ने उन पर विजय प्राप्त की। अतः सेल्यूकस संधि करने के लिए विवश हो गया। यानी जब इनकी लड़ाई हुई तो सेल्यूकस हार गया, उसने फिर इनके साथ संधि करने के लिए विवश होकर मान गया। उनकी 4 शर्तें थी जो कि इन्होंने पूरी की। हारने के बाद वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत तक फैला था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। ये इनकी पहली शर्त थी। हारने के बाद क्या हुआ? सेल्यूकस ने जो वर्तमान में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये इन्होंने मौर्य साम्राज्य को दे दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त को दे दिया। उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया क्योंकि वो हारे थे। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को भेंट में दिए और दूत विनिमय हुआ। दूत विनिमय यानी उन्होंने अपना दूत यहाँ पर भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो फलस्वरूप क्या हुआ? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के
शासनकाल में। और कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने लिखी थी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो कि बहुत अधिक फेमस है। क्लियर है गाइस? तो ये थी आज की मौर्य काल के बारे में सभी बातें जो विस्तार से आपको जाननी चाहिए, वो सभी हमने जान ली है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो हमने पहले बात की थी कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में समाज को किन 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। अब आपको उन 4 वर्णों के नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और बात करते हैं कि कल की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। वो हम करने वाले हैं मौर्य काल के प्रमुख शासक जो चंद्रगुप्त के अलावा हुए हैं उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे, जैसे कि अशोका, बिंदुसार, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, तभी हम आपको और अच्छे से मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।